गुड मॉर्निंग साथियों। आज आबू वर्गखंड का जो चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे कि आबू वर्गखंड में हमें क्या देखना। आराम से थोड़ा देखें और बाद में इस आबू वर्गखंड के बारे में लिखने की कोशिश करना। बात करेंगे हम इस आबू वर्गखंड को लेकर। हम लिख रहे हैं आबू वर्गखंड, इसको माउंट आबू भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आबू वर्गखंड लिखें या आप इसको माउंट आबू लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले कुछ चीजें इसको आप लोग ध्यान रखना होगा। एक पहली कहानी, यह अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग है। पहले तो आप इस बात को याद, अरावली का सर्वश्रेष्ठ भाग, पहली बात इस बात को याद। दूसरा, इसका निर्माण जो हुआ है वो इसके निर्माण में किस चट्टानों की वजह नहीं, तो याद रखें ग्रेनाइट चट्टानों से निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट चट्टानों से निर्माण, यानी किससे निर्मित हुआ है, यानी यहां पर कौन सी चट्टानें मिलेगी, तो यहां पे आपको ग्रेनाइट चट्टानें मिलेगी। पहली कहानी इस बात पर। दूसरी अगर बात करोगे, तीसरे नंबर पे जाओगे, तो सबसे पहली बात इसकी लंबाई क्या है, लेंथ। फिर इसकी चौड़ाई क्या है, और फिर बात करेंगे इसकी ऊंचाई क्या है। ये आपको आना चाहिए, 3-4 चीजें इसको आना चाहिए। लंबाई की अगर बात करोगे कितनी है, तो लंबाई इसकी मिलेगी आपको 19 किलोमीटर। चौड़ाई अगर देखोगे तो मिलेगा आपको 8 किलोमीटर। और ऊंचाई अगर बात करोगी तो इस शब्द को याद रखना, 1200 मीटर से अधिक। शब्द याद कर रहा, ध्यान रखना, 1200 मीटर से अधिक। कितनी अधिक है ये क्लियर नहीं है, बस ये बात तय है कि 1200 मीटर से अधिक है। कितनी अधिक है ये बात तय नहीं है। और यही प्रश्न पिछली बार फर्स्ट ग्रेड का जो ज्योग्राफी का पेपर हुआ था उसमें पूछा था, और उसने उस जगह लिखा था 1200 के बजाय 1700। वो लाइन उसमें गलत थी, क्योंकि 1700 लिखा तो लोगों को लगता है गुरु शिखर की ऊंचाई है 1700 मीटर, तो क्या माउंट आबू भी 1700 है? नहीं, इस बात को याद रखना है। इसकी ऊंचाई कितनी याद रखना है, तो आपको 1200 मीटर से अधिक कितनी याद रखना है। फिर हम इसको थोड़ा सा और नीचे ले चल रहा हूं, आप लोग लिखते रहे, साथ साथ लिखते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते रहे आप साथ साथ, ताकि हमें बाद में समय कम लगेगा, बाकी फिर हमारे को समय और ज्यादा चाहिए। एक शब्द आता है भाकर, या एक शब्द आता है भाखर। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाखर या भाखर क्या है। तो सिंपल सी भाषा में कहें, सिरोही जिले में जो है, सिरोही जिले में तीव्र उबड़ खाबड़ वाली पहाड़ियां, तीव्र उबड़ खाबड़ वाली पहाड़ियां, जिनके किनारे तीक्ष्ण कटकनुमा। सिरोही जिले में तीव्र उबड़ खाबड़ वाली पहाड़ियां होती है जिनके किनारे तीक्ष्ण कटकनुमा होते हैं, उसको स्थानीय भाषा में भाकर या फिर बाखर कहा जाता है। बाकर या बाखर कहते हैं। हम यहीं से एक थोड़ी सी चीज और देखने चले कि ये जो आबू प्रखंड है, इस आबू प्रखंड पर दर्शनीय स्थल कौन से हैं। अब ये एक ऐसी कंडीशन है कि इस दर्शनीय स्थल को आप सारे सारे यहां नहीं लिख सकते, वहां बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम भी कुछ भी नाम लिख लें। जैसे एक आपको देखने को मिलेगा गौतम आश्रम, गौतम आश्रम। एक मिलेगा आपको जमदग्नि आश्रम, जमदग्नि आश्रम। पांडव भवन, वशिष्ठ आश्रम, ज्ञान सरोवर, अर्बुदा देवी, टॉड रॉक, नन रॉक, नक्की जिले हम सब जानते हैं। तो अमूमन यहाँ पे इस तरह से दर्शनीय स्थल है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां पे जो देखने जाएंगे, नक्की झील के अलावा भारत माता बहुत सारी चीजें हैं।
और लगातार नया नया पोटेंशियल डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो सारे सारे इसके पोटेंशियल के रूप में जाना जाता है। पहली चीज ये। अब इसके बाद देखो, हम इसको थोड़ा सा नीचे ले चल रहा हूं, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? थोड़ा स्पीड से लिखना फटाफट। बोलिए, इसको देख लेना, बाद में जिसका बचा वो बाद में लिख लेना, ठीक है ना? अब एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, ये जो आबू पर्वत खंड है, इस आबू पर्वत खंड को दो शब्द और यूज किए जाते हैं, जिसमें एक शब्द आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ। और एक शब्द आता है इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग आपकी गाइड में ये इंसेलबर्ग शब्द कहीं लिखा हुआ नहीं है। आबू पर्वत खंड को इंसेलबर्ग भी कहा जाता है, और पहली बार प्रश्न पूछा था वीडियो मेंस के एग्जाम में। वो अलग कहानी को कोट बन गया, इसलिए उत्तर हो गया लोगों का, और अगर कोट नहीं होता इस इंसेलबर्ग का उत्तर नहीं मिलता। और मेरी पुरानी क्लास है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं ये क्या चीजें हैं। अगर हम लोग एक बेसिक सा नॉलेज की तरफ से इधर से लेकर आ रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, ये हमारे पास एक लाइन है, ये पृथ्वी का भाग है, पृथ्वी का धरातल लिख लो, अर्थ सरफेस जिसको कह रहे हैं। अगर ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है हमारे पास, आंतरिक भाग, और ये पृथ्वी का बाहरी भाग है, बाहरी भाग। अगर इस आंतरिक भाग में कहीं पर आंतरिक भाग में इस तरह से अगर गुंबद के रूप में कोई आकृति बन जाती है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी क्रिया से, शब्द याद रखना, ज्वालामुखी क्रिया से बनी गुंबदाकार आकृति, वो किस नाम से जानी जाती है? उसका उत्तर क्या होगा? बैथोलिथ। अंदर के भाग में है तो उसको किस नाम से जाना गया? तो उसका उत्तर क्या करके आओगे? बैथोलिथ। और अगर इसी तरह की आकृति अगर आपके अंदर बाहर बनी हुई है इस तरह से गुंबद के रूप में, तो ये बाहरी आकृति होगी, इसको किस नाम से जाना जाएगा? इंसेल। आंतरिक भाग की आकृति बैथोलिथ कहलाती है, और बाहरी भाग की आकृति क्या कहलाती है? इंसेलबर्ग कहलाती है। इंसेलबर्ग मूल रूप से मरुस्थलीय स्तराकृति है, यानी चारों तरफ मरुस्थल फैला हुआ हो और बीच में कोई एक चट्टान ऊपर उठी हुई हो, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसका उत्तर क्या होता है? इंसेलबर्ग। और इस आबू पर्वत खंड की वही स्थिति है, चारों तरफ मरुस्थल मरुस्थल है। आप जिधर से भी जाओगे एक समतल दिखेगा, लेकिन ये खंड है 19 किलोमीटर लंबा, 8 किलोमीटर चौड़ाई के ऊपर उठा हुआ है। आप गुजरात की तरफ देखो रेत दिखेगी, पश्चिम की तरफ रेत, मेवाड़ की तरफ रेत, उत्तर की तरफ जिधर देखो उधर समतल दिखाई देता है, लेकिन केवल एक भाग ऊपर उठा हुआ, इसको नाम किस नाम से जाना दिया है? इंसेलबर्ग के नाम से। और ये प्रश्न आया था वीडियो मेंस के एग्जाम में। अगर ये भविष्य में बैथोलिथ भी पूछ चुका है, ये भी पूछ चुका है, और भविष्य का प्रश्न अब ये है, बैथोलिथ किसके द्वारा निर्मित है? तो इसका उत्तर क्या होगा? ज्वालामुखी क्रिया से। लेकिन बैथोलिथ बनता कहां है? तो अक्सर क्या करोगे? आंतरिक भाग में। और इंसेलबर्ग कहां बनता है? तो बाहरी भाग। इंसेलबर्ग ज्वालामुखी क्रिया नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है? इसको इसी फॉर्मेट में लिखना था कि आपको पता रहेगा, इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये प्रश्न आया है तो आपको इसी फॉर्मेट में इसको याद रखना है।
क्या नहीं दिख रहा है? अच्छा, ये भी नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है, ठीक है। बन गया? अब आगे लाइन लिखना आपको एक, देखो एक लाइन को। कर्नल जेम्स टॉड ने आबू पर्वतखंड को हिंदुओं का ओलंपस कहा। कर्नल जेम्स टॉड ने आबू पर्वतखंड को हिंदुओं का ओलंपस कहा, जबकि कर्नल टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा था। इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखना। हिंदुओं का ओलंपस पूछे तो कर्नल जेम्स टॉड आबू पर्वतखंड, और संतों का शिखर पूछे तो गुरु शिखर। कहने वाला आदमी एक ही है, इस बात को याद रखना। संतों का शिखर गुरु शिखर, हिंदुओं का ओलंपस आबू पर्वतखंड। और ओलंपस कहने के पीछे रीजन था कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर ही मंदिर है। सुबह उठकर देखो तो घंटे घंटे बजती है, और वही कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है, इसलिए इसको हिंदुओं का ओलंपस कहते हैं। बाकी और कोई नहीं है, हिंदुओं का ओलंपस। अब हम फिर और बात थोड़ा सा देखें। ये जो गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर का नाम किसके आधार पर रखा गया? कोई बता सकता है क्या? नहीं, गुरु शिखर का नाम जो रखा गया था वो रखा गया था दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर। किसके नाम पर रखा गया था? दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर। लिखो नीचे लाइन को। गुरु शिखर का नाम दत्तात्रेय ऋषि के नाम पर रखा गया। एक लाइन और इंपॉर्टेंट है जो कभी आ सकती है, अभी आई नहीं है लेकिन आ सकती कभी। एक दर्रा पाया जाता है इस सिरोही के, यहाँ पे सिरोही के दक्षिण में एक दर्रा है, दक्षिण में। उस दर्रे का नाम है बोरांग। क्या नाम है? बोरांग। और ये बोरांग दर्रा करता क्या है? ये बोरांग दर्रा जो है आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। भविष्य का कभी प्रश्न अगर आ जाता है कि आबू को उदयपुर से कौन सा दर्रा जोड़ता है, इसका उत्तर क्या करके आओगे? बोरांग दर्रा। किताबों में बहुत कम पढ़ने को मिला होगा, मेरे को नहीं लगता कहीं लिखा हुआ मिलेगा। लिखना एक लाइन को नेक्स्ट लाइन से। सिरोही के दक्षिणी भाग में
सिरोही के दक्षिणी भाग में, सिरोही के दक्षिणी भाग में बोरांग दर्रा, सिरोही के दक्षिणी भाग में बोरांग दर्रा स्थित है, बोरांग दर्रा स्थित है, जो जो आबू क्षेत्र को, आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है, आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है, आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है, आबू क्षेत्र को उदयपुर से जोड़ता है। अब देखिए यहां से आबू पर्वतखंड की ऊंची चोटियां, आबू पर्वतखंड की ऊंची चोटियों की अगर बात करोगे तो वही सिस्टम के साथ लिखते चलेंगे हम लोग। एक तरफ हमारा चोटी का नाम होगा, दूसरी तरफ ऊंचाई मीटर में होगी, ऊंचाई मीटर में, और तीसरा उसका जिला कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट। अब आबू पर्वतखंड जिला एक ही होगा, 100% तय बात है। सबसे पहली चोटी का नाम बात करो, आप लोग पढ़ते हैं, इसका नाम क्या है, गुरु शिखर। दूसरा आप लोगों ने 100% पढ़ा होगा, जिसका नाम क्या है, शेर, या इसको क्या लिखा जा सकता है, इस बात को याद रखना, शेरगढ़। ये शेरगढ़ में इस शब्द को याद रखना, ये शेर है, वो दूसरा वाला शहर नहीं है, अलविशा वाला शहर नहीं है, इस बात को याद रखना। वो शेरगढ़ एक बारह में है, जिसको कोसवर्धन के नाम से भी जाना जाता है, और एक शेरगढ़ धौलपुर में है, जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ते हो आप लोग, धौलपुर में, शेरगढ़ धौलपुर में है। फिर अगर जाओगे तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पर आएगा आपकी दिलवाड़ा, चौथे नंबर पर आपकी अचलगढ़, और इसके बाद तुम्हारी गोदड़ी खत्म। इसके बाद और किसी ने पढ़ी क्या? इसके अलावा आबू पर्वतखंड में और कोई चोटियां हैं क्या? ये पूछना चाह रहा हूं, कहीं किसी ने पढ़ी हो, एनी आइडिया? कोई दिक्कत नहीं आती, बोलने नहीं आता, कोई समस्या नहीं अपने को, हाँ यहीं तक पढ़ी है, इससे आगे तुम्हारे को कोई भी नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। इसके बाद याद रखना, प्रश्न आए तो, एक चोटी का नाम है जिसका नाम क्या है, आबू। शब्द आबू पर्वतखंड नहीं, चोटी का नाम है आबू। अगली एक चोटी है जिसका नाम है जयराज, क्या नाम है, जयराज। और एक चोटी का नाम है जिसका नाम क्या है, ऋषिकेश। ठीक है, ये देखना है, नहीं मिलेगी मुझे पता है। हम चलते हैं अब इसकी, ये पेन तो चल जाएगा, दिखा है क्या, या इसके ऊपर और लाइट चला है, हाँ ये लाइट आ रहा है ना। गुरु शिखर मिलेगी आपको 1722 या 1727, ठीक है। शेरगढ़ मिलेगा आपको, या शेर मिलेगा 1597, दिलवाड़ा मिलेगा आपको 1442, अचलगढ़ मिलेगी आपको 1380, आबू मिलेगा आपको 1225 या 1295, कोई समस्या नहीं है। जयराज मिलेगा आपको 1090, ऋषिकेश मिलेगा आपको 1017, और ये सबकी जिले में है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सिरोही। कौन से जिले में है ये सबके सब, सिरोही जिले में है। हो गया, इसके साथ ये कलर भी चल गया, तो इसका मतलब ये कलर भी चलेगा, हाँ अच्छा बोर्ड का कॉम्बिनेशन आया हमारे पास, ये कलर नहीं चलेगा, है ना, ये थोड़ा डार्क है इसलिए। और इधर से लाइट, हाँ ये भी चल रहा है। अच्छा अब परमानेंटली इसी बोर्ड में पड़ेंगे, ये कलर बेहतर है, से आंखों के ऊपर वो नहीं पड़ता, लोड नहीं आता, व्हाइट वाला थोड़ा सा आंखों के ऊपर फोकस डालता जाता। हो गया, लिख लिया पीछे। अब थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ कुछ कहानी। अब मुझे बताओ ये 1722 क्यों, 1727 क्यों? 5 मीटर मंदिर, तो हाइट कितनी होगी, 1722 से 1727। अब तुम्हारी हाइट 5 फीट है, और 1 फीट का तुम्हें जूते पहना दूं, तो क्या तुम 6 फीट के बन जाओगे क्या? नहीं बोलते, तो निंदक कैसे बना, कहानी खत्म हो गई। क्षतिपूर्ति तल का सिद्धांत चलता है, बहुत कम लोग बताते हैं आपको,
क्षतिपूर्ति तल का एक सिद्धांत होता है, मनोविज्ञान में आपने पढ़ा होगा। और पीडी पाठक की किताब में एक लाइन लिखी हुई है कि एक लड़की है जिसका विवाह करवाया जा रहा है, उसकी हाइट कम है, तो उसको 6 इंच के सैंडल पहना दी, उसकी हाइट अपने आप को बराबर कर लेती है, यानी वो क्षतिपूर्ति कर लेती है। जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। ये जो 1722 और 1727 की स्थिति क्या है, ये 1727 जो है ये इसकी एक वास्तविक ऊंचाई है। क्या है इसकी एक्चुअल हाइट कितनी है इसकी? 1722 है, और सर्वेक्षण विभाग के अनुसार इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727। भारत में एक सर्वे होता है, एक टोपोसीट आती है, थियोडोलाइट सर्वे होता है, एक सीट आती है, उस सीट में एक यंत्र रखा जाता है, उसको देखा जाता है कितना गहराई है, कितना खड्डा नहीं है, वो सारी चीजें। तो ये वास्तविक ऊंचाई पूछे तो इसकी 1722 है, और सर्वेक्षण विभाग पूछे तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1727। समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो होती है वो अलग होती है, और एक अल्टीमीटर आता है। क्या आता है? अल्टीमीटर। उस अल्टीमीटर को रखकर भी ऊंचाई नीचाई कम की जा सकती है। इसीलिए हमारे अरावली की पहाड़ियां जो कटी है वो समुद्र तल की औसत ऊंचाई तो सही है, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग क्या करते हैं, उस अल्टीमीटर से उसकी ऊंचाई माप लेते हैं और उसको कम करके कह देते हैं कि ये इस अरावली का हिस्सा नहीं है, और उसको कटवा लेते हैं। अल्टीमीटर, वो अल्टीमीटर के माध्यम से इसकी ऊंचाई कितनी आएगी, उत्तर क्या होगा, और इसकी वास्तविक ऊंचाई आएगी कितनी होगी। मंदिर वाले कंसेप्ट आज के बाद नहीं पढ़ना, इस बात को याद रखना। मंदिर की सीधी सी कहानी है कि मेरी ये जमीन है, ये जमीन का हिस्सा है, मैं इसके ऊपर भले 100 मीटर का मंदिर बना दूं, तब भी मेरी जमीन की ऊंचाई तो यही रहेगी। मंदिर की ऊंचाई, जमीन की ऊंचाई थोड़ी बढ़ी, जमीन की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी। आपका मकान जो है वो समुद्र तल की औसत ऊंचाई पे उतना ही बनेगा, वहां से आप कितना ऊंचा बना लो कोई फर्क नहीं पड़ना है। इट मीन गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 और 1727 है। मंदिर का कंसेप्ट इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना, इस बात को याद रखना। क्लियर बात को? वो ठीक है, वो सब जगह मेरे को पता वही चीजें पढ़ाई जाती है, लेकिन हमें उसके ऊपर अब नहीं जाना है। आज के बाद याद रखोगे सर्वेक्षण विभाग, या फिर क्या याद रखोगे? अल्टीमीटर। ये सब ऐसे ही अल्टीमीटर अलोमीटर इस तरह से कोई भी आए, लेकिन आपको याद रखना एक अल्टीमीटर आता है जिसको ऊंचा नीचा करने का काम आता है। अल्टीमीटर होता है एक शब्द, ठीक है, ये बात तो चाहिए, इस बात को याद रखना। फिर देखो थोड़ा सा नीचे चलना है, इस गुरु शिखर की ऊंचाई कभी आपसे फिट में पूछ ली जाए, किस में पूछ ली जाए? फिट में। तो फिट में ऊंचाई कितनी है? लगभग याद रखना 56-50 फीट है। कितनी है? 5650 फीट इसकी ऊंचाई अगर फिट में पूछे तो लगभग कितनी है? तो 5650 फीट। और ये पहली बार पूछा था बीएसटीसी वाले से, इसलिए सभी गाइडों में है, बाकी किसी की ऊंचाई फिट में नहीं लिखी है, केवल गुरु शिखर की लिखी है, क्योंकि वो एग्जाम आ चुका है। इसलिए आपको अगर किसी की मीटर की हाइट याद हो और आपसे पूछे लगभग इसको ऊंचाई फीट में कन्वर्ट करना क्या होगा, तो याद रखना इसको मल्टीपल कर लो 3.3333 अप्रोक्सीमेट, तो लगभग इसकी ऊंचाई फीट में आपको कन्वर्ट होकर मिल जाए। ठीक है, लेकिन आप लोग मीटर ले गया तो कपड़ा लेकर आ गए मीटर में। कपड़ा मीटर में खरीदा जाता है? आज किसी ने फीट में खरीदा क्या कपड़ा? नहीं, कपड़ा हमेशा किस में खरीदा जाता है? मीटर। और मीटर जब यू मापा जाता है तो हम ये ऊंचाई मापे तो हम कह रहे हैं कितना आना चाहिए? 3.33। लेकिन आप बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हो, लोहे की या स्टील वाली आती है, उस छड़ से वो कपड़ा माप कर देख सकता है, और आप नॉर्मली क्या पढ़ते हो, 1 मीटर में 3 फीट होता है, लेकिन वो कपड़ा 3 फीट का नहीं होता है। कभी हो तो माप के देख लेना, वो 2.87333 के आसपास चलता है, वो 3 फीट का नहीं होता। इसलिए ऐसे जब मीटर मापा जाता है 1 मीटर में वो 3 फीट नहीं होता है, और ऐसे जब मापा जाता है तो 1 मीटर में 3.33 होता है। यह वही कहानी है, हमने आगे पढ़ा था। अगर इंडिया ज्योग्राफी में कुछ याद हो किसी को, तो एक होता है नोटी मिल और एक होता है समुद्री मिल। समुद्री मिल वाला जो था, नोटी मिल समुद्री मिल वाला था, उसका लंबाई ज्यादा होती थी और सामान्य वाले की कम होती थी। याद आ रहा कुछ? वही सिस्टम है यहाँ पर भी। ऊंचाई जब मीटर में है और उसको फिट में कन्वर्ट करना, 3.33 से मल्टीपल करना है, इस बात को याद रखना, तो वो लगभग आ जाएगी। तो गुरु शिखर की ऊंचाई फिट में पूछे तो कितनी है? 5650 फीट। फिर हम इसको थोड़ा सा एक और चीजें देखें। हमारे पास ये इंडिया है, दक्षिण में यहाँ पर एक पहाड़ी, जिस पहाड़ी का नाम है क्या है? नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। इंडिया वाली जो पढ़ाई थी, ऊपर इधर एक जगह पड़ती है और नेपाल के आसपास पड़ता है, इसका नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है इसका? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट। यहां से लेकर अगर यहां तक जाएंगे तो सबसे ऊंची चोटी अगर कोई है तो सबसे ऊंची चोटी यहां पर यही है। इस चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। यानी माउंट एवरेस्ट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच सबसे ऊंचा बिंदु अगर कोई है तो उनका बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर है। नीचे लाइन को लिखो अलग से लाइन करके।
हिमालय के माउंट एवरेस्ट से लेकर हिमालय के माउंट एवरेस्ट से लेकर दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच का सर्वोच्च बिंदु गुरु शिखर है। नेक्स्ट आ जाओ, एक चीज और दिखा देता हूं। यहाँ पे हमने आगे लिख लिया, वो दत्तात्रेय ऋषि के नाम पे गुरु शिखर का नाम है, उस समय काम नहीं है। आप लोग एक शब्द कहीं पढ़ा हो, मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? कोई बताएंगे जल्दी से? मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहा जाता है? ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैं ऑप्शन से बहुत कम भरोसा करता हूं। मैं हमेशा थ्योरेटिकल में रहता हूं, क्योंकि ऑप्शन वहां पे एग्जाम में ठीक आते हैं, लेकिन आपको पहली चीज याद होनी चाहिए। वेरी गुड। माउंट आबू किसको कहते हैं? एक जगह पड़ती है पिपलूद गांव। कौन सा गांव पड़ता है? पिपलूद गांव। और ये पिपलूद गांव है कौन सी जगह है? तो ये बाड़मेर जिले में है। लेकिन अगर इसका नया जिला पूछेगा तो इसका उत्तर क्या करके आओगे? बालोतरा। नया जिला पूछेगा तो क्या उत्तर करोगे? और पुराना पूछेगा तो? इस पिपलूद गांव में एक मंदिर है, उस महादेव का मंदिर का नाम क्या है? हल्देश्वर महादेव मंदिर। यानी हल्देश्वर की जो पहाड़ियां हैं, उस हल्देश्वर पहाड़ी को क्या नाम से जाना जाता है? मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू किसको कहते हैं? हल्देश्वर पहाड़ी को। हल्देश्वर पहाड़ी है कहां? पिपलूद गांव में। और पिपलूद गांव कौन से जिले का हिस्सा है? बालोतरा वर्तमान हिस्सा है, लेकिन पहले के जिले का हिस्सा था बाड़मेर का हिस्सा। और सेम कहानी यही है इस हल्देश्वर महादेव के यहां पहुंचने पर। जिस तरह से बिहार में जितन राम जो मांझी द ग्रेट था, एक मांझी था, उस मांझी ने सड़क बनाई थी अपने पैसों से या अपने स्टैंडी हथौड़ी से, वैसे ही हल्देश्वर महादेव मंदिर जाने तक इसके आसपास के गांव के लोगों ने मिलकर सड़क बनाई है। गांव के लोगों ने सड़क बनाई है, सरकार का कोई योगदान नहीं है। और एक कच्ची सड़क यहां पहुंचने के लिए सरकार लोगों ने बना दी है। तो आपको इस बात को याद रखना, मारवाड़ का लघु माउंट आबू पिपलूद गांव का हल्देश्वर महादेव मंदिर, ये बाड़मेर में था पहले, वर्तमान में बालोतरा जिले में है। क्लियर बात को? 56 की पहाड़ी अलग है, वो 56 की पहाड़ी अलग है, हल्देश्वर अलग है, 56 की पहाड़ी अलग है। 56 की पहाड़ी शिवाना ग्रेनाइट क्षेत्रीय है, शिवाना है वो हम आगे पढ़ेंगे। 56 का मैदान पढ़ाता हूं, वहां पढ़ाता हूं, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाता उसको। यही है मारवाड़ का माउंट आबू लोगों यही लिखा जाता है, ध्यान रखना। तो वैसे देखा जाए सिरोही मारवाड़ का हिस्सा है, सही बात को। सिरोही मारवाड़ का हिस्सा, मेवाड़ का हिस्सा नहीं है, वो अरावली की पहाड़ियों में है, इसलिए इसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू लिखा है। लिखा। अब देखिए कुछ चीजें आगे। एक जिला पड़ता है झालोर। कौन सा जिला आता है? मैं यहाँ पे रामायण नहीं गाकर सीधे सीधे लिख रहा हूं। इस झालोर जिले की ऊंची चोटियां हैं, झालोर जिले की ऊंची चोटियां हैं, जिसकी वो पूछता है कि इनका अवरोही क्रम क्या है या आरोही क्रम क्या। तो हम यूं कह सकते हैं कि झालोर जिले की चोटियां, लिखने बहुत सारी लाइन है, उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा सीधा प्रश्न बता रहा हूं। झालोर जिले की चोटियों की अगर बात करोगे तो आपने कई नाम सुना होगा। एक नाम सुना होगा डोरा पर्वत, एक नाम सुना होगा ईसराना भाखर, ईसराना भाखर, एक नाम सुना होगा रोजा भाखर, और एक नाम सुना होगा जरोला पहाड़, जरोला पहाड़।
अब यहां हो क्या रहा है इस बात को याद रखना। अभी तक एग्जाम में एक चीजें पूछी जा रही है कि कौन सा जालोर जिले में नहीं है। क्या प्रश्न आ रहा है? कौन सा जालोर जिले में नहीं है। लेकिन अब प्रश्न ये आएगा कि इनका आरोही अवरोही क्रम क्या है। तो आरोही अवरोही क्रम कोई बता सकता है? किसी को पता है क्या? एनी आइडिया? ये डोरा पर्वत 869 मीटर है। ये आपका 839 मीटर है। ये आपका 730 मीटर है और ये आपका 588 मीटर है। ये अवरोही क्रम ही लिखा है, इस बात को याद रखना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है भविष्य का। अगर इस डोरा की बात करोगे, मैं साइड में लिखा हूं एक चीज है, ये डोरा किसका सर्वोच्च शिखर है? तो सर्वोच्च शिखर है ये जसवंतपुरा पहाड़ियों का। किसका सर्वोच्च शिखर है? जसवंतपुरा पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर है। पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर। और जसवंतपुरा पहाड़ी हम आगे पढ़ेंगे कि झालोर और सिरोही दोनों जिलों का हिस्सा है और राजस्थान का पहला एक संरक्षण स्थली बनी है जिसको कहते हैं भालू अभ्यारण्य। जसवंतपुरा की पहाड़ी, भालू अभ्यारण्य। और ये जो तीनों मिलती है, ये कहां मिलेगी? ये मिलेगा आपको जवाई नदी घाटी क्षेत्र में। कहां मिलेगा? जवाई नदी घाटी क्षेत्र में। अब ये देखना, ऊपर से नीचे आया क्रम कौन सा आया हमारे पास? अवरोही। और अगर इधर से उल्टा जाएंगे तो क्रम क्या हो जाएगा? आरोही। क्लियर बात को? अब इसको कैसे याद रखोगे? नहीं करोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये मेरे को लगता है भविष्य का प्रश्न इस तरह से। समझ आई बात को? ये भविष्य का प्रश्न है, यहां पे पूछा जाएगा। और अगर तुम देखो तुम्हारे हिसाब से कैसे याद रखो, मेरे को नहीं पता। ठीक है, याद रखना जरूर है इसको। ये तुम्हारे को दिलाएगी जूते कहीं न कहीं। और इसको रटना अगर है किसी को तो अपने अपने हिसाब से रट लो। मैंने इसको रटा था, डोरी इश्क की रोज जूते खिलाती है। खाती है ना? अब ऐसे नहीं, वो जूते का मतलब खाड़ा इस पर है। वो धन के जूते भी हो सकते हैं, वो टाइम के जूते भी हो सकते हैं, वो किसी के भी जूते हो सकते हैं। है क्या? डोरी का मतलब डोरा पर्वत, ई का मतलब ईसराना, स का मतलब ये ईसराना, रोजा, झरोला। यह है थोड़ा सा सिस्टम। अब तुम देखते रहना तुम्हारे हिसाब से कैसे याद है। ठीक है, और ये आता है प्रश्नों और फिर कोई विकल्प नहीं है। हटा दो इसको। अब हमारे पास इस अरावली से एकमात्र सिस्टम और बचा है कि अरावली की जितनी चोटियां लिखी है इनका मूल रूप से अवरोही क्रम कैसा होता है। हमने लगभग 40-50 लिखी, वो सब याद नहीं होगी, मैं जानता हूं इस बात नहीं होगी। अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम अगर याद करना है तो कैसे याद रखेंगे? देखना, अवरोही क्रम की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक लाइन सब जगह लिखी मिलेगी, सब जगह लिखी, कोई दिक्कत नहीं है, वो तुम सब जानते हो और मैं भी इस बात को जानता हूं, लेकिन लिखनी मेरी भी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिखा हुआ मिलेगा, गुरु से जरा गुरु से दिल से जरा आस या जरा आशा रखो, कहीं भी कैसे भी लिखा है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें है क्या? इसमें अगर देख रहे हो, इसका मतलब क्या है? गुरु शिखर। इसका मतलब क्या है? सेब। इसका मतलब क्या है? दिलवाड़ा। देखो दिलवाड़ा लिखी हमने 1442, जरगा लिखी 1431। 1442 लिखी दिलवाड़ा, फिर ये क्या हो जाएगी? जरा से जरगा। आ का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अचलगढ़। कौन सी हो जाएगी? अचलगढ़। और इसी अचलगढ़ के साथ हम एक और नाम लिख सकते हैं इसको, क्या? आबू। क्या लिख सकते हैं? आबू। देखो आबू 1225 सॉरी 1225 या फिर 1295, और एक कुंभलगढ़ भी है 1224। मात्र कितना फर्क आया? एक का, इसीलिए इसके नीचे आ जाती वो।
ये पहली लाइन ये है। फिर हम यहां पर देखो लाइन लिखे हैं, कुंभा, दिखा गया इधर देखना, कुंभा, रघुनाथ, ऋषि का, सज्जन, मोर, खोमे, सात, बोली, रोज, बोले। एक मोर है, वो मोर है किसका? कुंभा जी का है, और वो रघुनाथगढ़ में जाता है और रोज कितनी बोली बोलता है? तो 7 बोली बोलता है। इस कुंभा से मतलब क्या आ जाएगा? कुंभलगढ़। क्या नाम आ जाएगा? कुंभलगढ़। रघुनाथ का मतलब क्या आ जाएगा? रघुनाथगढ़। लिखा है, देख लेना आप लोग आगे आराम से, रघुनाथगढ़। ऋषि का मतलब किससे आ जाएगा? ऋषिकेश से। का का मतलब किससे आ जाएगा? देखना, कमलनाथ से, कमलनाथ। सज्जन कौन होगा? सज्जनगढ़। मोर कौन होगा? मोरामजी। खो कौन होगा? ऑलरेडी नाम क्या होगा? खो, या फिर इसको क्या लिखा हुआ था? खोह। सा कौन होगा? सा होगा सायरा। त कौन होगा? त होगा आपका तारागढ़। ये कौन होगा? ये हो गया आपकी बिलाली। रोज कौन होगा? रोजा भाखर। और बोले कौन होगा? बाला किला या बालागढ़। अगर आरोही अवरोही क्रम का प्रश्न आया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इनमें से दो तो ऑप्शन में होगी ही होगी, 100% होगी। नहीं हो तो 1999 से लेकर 2024 तक जितने पेपर हुए हैं उनको देखना। अगर उसने अरावली का अवरोही क्रम पूछा है तो 100% यहीं पर, इसमें से दो ऑप्शन होगी। तो एलिमिनेशन मेथड लगेगा तो अप्लाइड थ्योरी से आप इस प्रश्न को उत्तर कर सकते हैं। तो आप हेडिंग डाल लें, अरावली के अवरोही क्रम या अरावली की चोटियों का अवरोही क्रम, और इसको लिख ले फटाफट। हो गया?
ये पूरा अरावली का चैप्टर क्लोज हो जाता हमारा आबूपर्वत खंड के साथ ही। और आबूपर्वत खंड में इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, है ना, इतना ही है उसका प्रश्न आना। उसका नया प्रश्न जो बचा है वो बैथोलीथ का ही बचा है कि बैथोलीथ कौन सी क्रिया है, ज्वालामुखी है, भूकंप है, वायु है, इस तरह से कुछ प्रश्न पूछे जा सकता है। और ज्वालामुखी क्रिया की कौन सी है, आंतरिक शिलाकृति है। हो गया। इसके बाद हमारे पास इस भौगोलिक वर्गीकरण का तीसरा पार्ट है। हमने दो पढ़ लिए हैं, एक मरुस्थल खत्म कर चुके हम लोग, एक हमने अरावली पढ़ लिया है। अरावली की टुकड़ों क्लास है, ये चौथी क्लास होगी अरावली की मेरे हिसाब से, ये खत्म हो चुका है। और तीसरा पार्ट अब हमारे पास है कौन सा, पूर्वी मैदान। कौन सा पार्ट है, पूर्वी मैदान। ये एक चैप्टर में पूरी खत्म हो जाएगी, यानी एक क्लास में खत्म हो जाएगी। और इस पूर्वी मैदान के बाद एक क्लास रहेगी हमारी हाड़ौती पठार। कौन सा रहेगा, हाड़ौती पठार, या इसको दक्षिण पूर्वी पठार कहेंगे। ये भी हमारा कितनी क्लास में खत्म होगा, एक क्लास में। इट मीन 2 घंटे का लेक्चर और बचा है, और 2 घंटे में ये लेक्चर क्या हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो कल क्लास रहेगी, हम इस पूर्वी मैदान की बात करेंगे, और हो सकता है बाद में इसका भी कुछ जुगाड़ करके इसको भी खत्म करा दूं। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम लोग नए चैप्टर के साथ, पूर्वी मैदान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।